Hello aspirants, welcome to Sociological Sunny. In our last video, we have already discussed what this channel is all about and how we are going to prepare for UPSC CSE from the very basics, step by step. From today, we are going to start our real journey. Our journey will start with a simple question. What is UPSC CSE? बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं बट व्हेनेवर आई आस्क देम ये आईएएस क्या होता है यूपीएससी क्या करता है बेसिकली मोस्ट स्टूडेंट्स डोंट नो द कंप्लीट आंसर सो बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रेटेजी बुक लिस्ट एंड अदर थिंग्स फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक फाउंडेशन द बेसिक क्वेश्चन व्हाट इज यूपीएससी सीएससी और ये किस लिए बनाया गया था बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये इंडिया का एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है मतलब यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश के टॉप लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सिलेक्ट करती है ये कॉमन एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट होती है 20 से ज्यादा सर्विसेज में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस ओके और भी सेंट्रल ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज तो जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप सिर्फ एक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो आप सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो आप एक नेशनल लेवल सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हो जहां पे मेरिट नॉलेज एंड पर्सनालिटी तीनों को टेस्ट किया जाता है यूपीएससी को दुनिया के सबसे टफ एग्जाम में से एक माना जाता है नॉट बिकॉज के इसका सिलेबस बहुत बड़ा है बिकॉज यहाँ पे आपका पर्सनैलिटी पेशेंस और एनालिटिकल एबिलिटी सब टेस्ट किया जाता है इंडिया के कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहां पे सिर्फ एकेडमिक नॉलेज टेस्ट किया जाता है बट यूपीएससी सीएससी एक ऐसा कंप्रीहेंसिव एग्जाम है जहां पे बहुत सारे चीजों को टेस्ट किया जाता है यहाँ पे टेस्ट किया जाता है आपका फैक्चुअल नॉलेज आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एथिकल एंड बैलेंस्ड जजमेंट और इसीलिए यूपीएससी एस्पिरेंट को सिर्फ एस्पिरेंट के हिसाब से नहीं देखा जाता उनको फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में देखा जाता है अब सवाल उठता है कि ये एग्जाम एग्जिस्ट ही क्यों करता है क्या जरूरत था यूपीएससी सीएससी कोई एक ऐसा एग्जाम लाने का तो बात यही है कि जब इन 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कंट्री के सामने चैलेंज का कोई कमी नहीं था देश को चलाने के लिए कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट और ट्रेन्ड एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए थे ब्रिटिश टाइम में एक सिस्टम था इंडियन सिविल सर्विस जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए डिजाइन किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसाइड किया कि इंडिया में भी एक सिस्टम बनाया जाए जो देश के सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे और इसी विजन के साथ बना यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये इंश्योर करता है कि रिक्रूटमेंट सिर्फ मेरिट के बेसिस पे हो रीजन और बैकग्राउंड के बेसिस पे नहीं यूपीएससी का बेसिक पर्पस है टू सिलेक्ट द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट माइंड फॉर पब्लिक सर्विस लेकिन ये सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे नहीं होता है यूपीएससी उन लोगों को चूज करता है जिनके अंदर जजमेंट एम्पैथी और इंटीग्रिटी हो आप इमेजिन कीजिए एक आईएएस ऑफिसर्स को हर दिन कितने डिसीजन लेना पड़ता है जहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन और डेटा काम नहीं आता है उसके साथ इंसानी संवेदना और वैल्यूज भी चाहिए होता है तो यूपीएससी सीएससी का अल्टीमेट गोल है एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बनाना जहां हर बैकग्राउंड के टैलेंटेड यूथ एक फेयर प्रोसेस के थ्रू देश का सेवा कर सके तो ये एक एग्जाम सिर्फ एक कैरियर का गेटवे नहीं है ये एग्जाम है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का इसलिए मैं हमेशा कहता हूं यूपीएससी डजंट टेस्ट योर मेमोरी इट टेस्ट योर मैच्योरिटी यानी यूपीएससी सिर्फ सिलेबस नहीं पूछता वो इवैल्यूएट करता है आपकी सोच आपके वैल्यूज को और आपका रेडीनेस टू सर्व सोसाइटी तो अब तक हमने समझा यूपीएससी क्या है कौन कंडक्ट करता है और ये एग्जाम एग्जिस्ट क्यों करता है तो अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डिंग प्रोसेस है अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है कब कंडक्ट होता है कितने स्टेज होते हैं और हर स्टेज में यूपीएससी क्या उम्मीद करता है सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड यूपीएससी को कहा जाता है कि अप्रैल टू अप्रैल एग्जाम ठीक है कि एक साल के अंदर इसका जो पूरा प्रोसीड्योर है वो खत्म किया जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब कि एक साल के अंदर हम लोगों को पूरा प्रिपरेशन खत्म करना है नहीं ऐसा बात नहीं है देखिए इन लोगों का नोटिफिकेशन आ जाता है फरवरी तक प्रीलिम्स हो जा रहा है आपका मई टू जून इंटरव्यू सितंबर में और उसके बाद जो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट अप्रैल में आ जा रहा है तो मान लीजिए कि कोई बंदा प्रीलिम्स दे रहा है वो देखिए प्रीलिम्स कब दे रहा है मई टू जून और अगले फाइनल रिजल्ट्स आने तक वो फिर से
अगर अप्रैल में उसका हुआ तो हुआ, अगर नहीं हुआ तो वो फिर से प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जा सकता है। तो एक ही साल के अंदर जो पूरा प्रोसीड्यूर है यूपीएससी का, पहले से ही वो लोग डेट वगैरह बोल देते हैं। उनका जो वेबसाइट है वहां पे हम लोग वो भी देखेंगे, वो भी चेक करेंगे कि कैसे चेक किया जाता है। हम लोग सिलेबस चेक करेंगे, डेट्स चेक करेंगे, सभी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। बट ये एक साल के अंदर वो लोग पूरा प्रोसीड्यूर खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। यहाँ पे है स्टेजेस, यानी कि कितने सारे स्टेजेस से होकर हमको गुजरना पड़ेगा एक एस्पिरेंट को। देखिए सबसे पहले तो है प्रिलिमिनरी, उसके बाद मेन, उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट। मैं यहाँ पे आप लोगों को साफ कह दूं कि आज का ये वीडियो सिर्फ स्ट्रक्चर समझाने के लिए है। यहाँ पे हम लोग ये सब चीजों का सिलेबस डिस्कशन नहीं करेंगे, और भी डिटेल में हम लोग समझेंगे इस एग्जाम को, बट आज नहीं। आज सिर्फ हम लोग बाहर से इसका जो स्ट्रक्चर है वही समझ लेंगे, उसके बाद ताकि हम लोग जो भी डिस्कस करें कि यूपीएससी का वो जो वेबसाइट है वहां पे हम लोग सिलेबस कहाँ से मिलेगा, या फिर डेट कहाँ से जाना जाता है, या फिर सिलेबस डिस्कशन जो हम लोग कहते हैं प्रीलिम्स मेंस का, वो हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे ये आसानी होगा, क्योंकि हम लोग को स्ट्रक्चर पता है। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो प्रीलिम्स होता है ये होता है ऑब्जेक्टिव, मेंस डिस्क्रिप्टिव और पर्सनालिटी टेस्ट वो इंटरव्यू। ये इंटरव्यू लिखा हुआ है बट ये पीटी ही है। पीटी में आपका बस पर्सनालिटी ही देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग के लिए वो चीज समझना और भी आसान हो जाएगा। ईच स्टेज फिल्टर्स एंड इवेलुएट्स डिफरेंट एबिलिटीज। और एक चीज समझ लीजिए, ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है यहाँ पे बैठते हैं 14 लाख लोग। तो बेसिकली ये लिया जाता है स्टूडेंट्स को छानने के लिए, क्योंकि यहां से 14 लाख में से मेंस एग्जाम में जा पाते हैं ओनली 14,000, और फिर पर्सनालिटी टेस्ट में जाते हैं 2,500, और उन 2,500 में से 1,000 बच्चों को चुना जाता है सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि 14 लाख से ये जो छान के मेंस एग्जाम में हम लोगों को मिलता है, यही पे है मेन गेम। यानी कि प्रिलिमिनरी जिसका क्लियर हो जाता है उसका बहुत हद तक जो चांस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है यहाँ पे जीएस पेपर 1, देखिए जीएस पेपर 1 के पास में लिखा हुआ है मेरिट बेस्ड, और इसके नीचे जो है पेपर 2 सीसैट वो है क्वालिफाइंग। ठीक है, चलिए हम लोग आप लोगों को दिखा देते हैं सबसे पहले ही कि जो पेपर 1 है उसमें आता क्या है। देखिए पेपर 1, जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स में जो आता है, आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई टॉपिक जो आप लोगों ने स्कूल या कॉलेज लेवल में नहीं देखा हो, नहीं पढ़ा हो, नहीं, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, ये सब सिलेबस डिस्कशन हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। बट आपको ये दिखाने के लिए ये जो टॉपिक हम लोग जिसके ऊपर बेस करके प्रीलिम्स होता है ये हम लोग पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सीसैट में क्या आता है, सीसैट बेसिकली है ये क्वालिफाइंग 33% यहाँ पे लाना पड़ता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्रीहेंशन, रीजनिंग। ठीक है, तो पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग, बट जो पेपर 1 है कट ऑफ उससे ही तय होता है। ठीक है, तो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो है ऑब्जेक्टिव, और वो वहां पे सीसैट जो पेपर है ये है क्वालिफाइंग, और जो जीएस पेपर 1 है उस वही है मेरिट बेस्ड के कट ऑफ के ऊपर बेस करके नंबर दिया जाता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, जब हम लोग सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीजर समझा भी दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हम लोगों का स्टेज 2 मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे टोटल 9 पेपर होता है। ठीक है, जो एक ऐसे पेपर आता है उसके साथ उसके अलावा 4 जनरल स्टडीज। मैं आप लोगों को अगर यहाँ पे दिखा दूं एलाबोरेट वे में, जहां पे आप लोग पूरा देख सकते हैं कि जीएस 1 हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, जीएस 2 पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, जीएस 3 इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस, जीएस 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, और ऑप्शनल में एक ही ऑप्शनल होता है बट उसका 2 पेपर होता है। ठीक है, तो ये जो पेपर है यूपीएससी मेंस, यहाँ पे बेसिकली आपका एनालिटिकल डेप्थ एंड अंडरस्टैंडिंग को ही एग्जामाइन किया जाता है। तो ये था हम लोगों का सेकंड पड़ाव, यानी कि प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के बाद जो हम लोगों का मेंस होता है, देखिए एक ऐसे पेपर आता है, जनरल स्टडीज में क्या क्या पेपर आता है मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर आता है, तो 4, 2, 6, एक ऐसे पेपर। उसके साथ कंपलसरी लैंग्वेज आता है 2, वो क्वालिफाइंग है, यानी कि एक तो आपका जो है मातृभाषा इंडियन लैंग्वेज, और दूसरा आता है अंग्रेजी। ड्यूरेशन 3 आवर्स ईच, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बेस्ड इवैल्यूएशन। तो ये है डिस्क्रिप्टिव, और ये था हम लोगों का ऑब्जेक्टिव। यूपीएससी सीएससी मेंस जो टेस्ट करता है वो है आपका क्लियरिटी, डेप्थ एंड बैलेंस थिंकिंग। तो हम लोग का 2 स्टेज खत्म हो गया, एक है प्रीली, एक है मेन, और उसके बाद हम लोग आ जाता है चलिए पर्सनालिटी टेस्ट। इसे मैं इंटरव्यू नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये पर्सनालिटी को ही टेस्ट किया जाता है। कंडक्टेड बाय यूपीएससी बोर्ड इन दिल्ली, फोकस ऑन कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी, एटीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, कैरीज 275 मार्क्स, टेस्ट पर्सनालिटी नॉट फैक्चुअल नॉलेज। ओके, कॉन्फिडेंस विद ह्यूमिलिटी इज द की टू सक्सेस इन द इंटरव्यू। यहाँ पे क्या नापा जाता है, डिटेल में वीडियो लाएंगे हम लोग कि इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, क्या इंटरव्यू में पीटी में जो भी होता है क्या उसका प्रिपरेशन हम लोग पहले से ले सकते हैं। हम लोग डिटेल में इसके विषय में आलोचना करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर यूपीएससी सीएससी। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैं ग्रेजुएट तो हूं बट
इस यूनिवर्सिटी से किया, ओपन यूनिवर्सिटी से किया, इग्नू से किया। मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, जहां भी आप लोगों का सवाल है उस टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो आएगा। अगर हम लोग कवर नहीं भी कर पाए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नंबर है आप लोगों के पास, वहां पे बताइए। ऐसा कोई जगह हम लोग नहीं रखेंगे कि आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न हो, ठीक है। लैंग्वेज को लेके तो एक डिटेल में वीडियो आएगा, बेसिकली बंगाली में हम लोग दे सकते हैं कि नहीं, हिंदी में हम लोग दे सकते हैं कि नहीं, ऐसा वीडियो भी आएगा। एज लिमिट क्या है, देखिए एज लिमिट को समझ लीजिए। एज लिमिट है 21 टू 32, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे है 21 टू 32। ओबीसी के लिए 32 प्लस 3 35 और एससी एसटी के लिए 32 प्लस 5 37, ओके। यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट का बात नहीं किया। और नेशनलिटी ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अटेम्प्ट। अगर कोई जनरल है तो बिटवीन 21 टू 32 वो 6 अटेम्प्ट ले सकता है। अगर कोई ओबीसी है तो बिटवीन 21 टू 35 वो 9 अटेम्प्ट ले सकता है। और अगर कोई है एससी एसटी तो वो 21 टू 37 अनलिमिटेड अटेम्प्ट ले सकता है। अब कब एक एस्पिरेंट को अटेम्प्ट लेना चाहिए, कौन सा उम्र वो होना चाहिए, क्या 21 में ही फर्स्ट अटेम्प्ट ले लेना चाहिए? तो सबसे पहले किस उम्र में हम लोग शुरू करें, सब डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि ये हम लोगों का बस स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए है कि आगे आगे क्या क्या वीडियो आ सकता है, वो सब आप लोगों को बताने के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम लोग, यानी कि कोई भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन ले सकता है। अब देखिए बात को समझिए, कोई भी आप वेबसाइट में जाइए, आप गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, कोई भी आपको बता देगा कि एनसीईआरटी से शुरू करो, करंट अफेयर्स पढ़ो। तो हम लोग अलग क्या बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बिगिनर रोड मैप के, जहां पे लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी से पढ़ो सब कहते हो तो है, बट कैसे एनसीईआरटी को कैसे पढ़े? क्या अभी क्लास 6 का कोई किताब लेके बैठ जाए, या अभी क्लास 11 का कोई किताब लेके बैठ जाए? कितने दिनों में खत्म करे? क्या खत्म करना मुमकिन है? बस यही सब चीजों के ऊपर आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। देखिए नियम तो ऐसा ही है कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही होगा, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक में आपको मूव करना होगा। करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। आप लोगों को सही मायने में पता ही नहीं है कि करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या होता है। सभी लोग वो सब पढ़ रहे हैं, उनके पास नॉलेज है, बट फिर भी वो लोग प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्या चाहिए प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए? कौन सा वाला करंट अफेयर्स, क्या उसका एंगल होना चाहिए, कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। आंसर तो लिख रहे हैं बट इवेलुएट कहां से कराए? रेगुलर रिवीजन एंड टेस्ट। हर वक्त याद रखिए कि ये सब स्टेप्स सभी को पता है। ये पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये सभी को पता है। इतने सारे चैनल्स है, इतने सारे पीडीएफ्स है, इंस्टीट्यूट्स है, बट फिर भी किसी से क्यों नहीं हो रहा है? 14 लाख बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं, 14,000 वहां पे जा पा रहे हैं। तो इतने सारे बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं? क्या गलती हो रहा है? हाँ मुझे पता है कि इतने सारे बच्चे पास नहीं कर सकते, बट हर साल जो लोग पास नहीं कर पा रहे, कहाँ पे गलती कर रहे हैं? बस वही सब चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास रिसोर्स वगैरह सब कुछ है, मुझे पता है। यूट्यूब चैनल का कमी नहीं है, पीडीएफ का कमी नहीं है, बट फिर भी लैग है ना। बस वही चीज को लेके ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा जनरल एक स्ट्रक्चर के, बेसिकली ये है रोड मैप, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे देख लीजिए, सॉलिडिफाई कॉन्सेप्ट बिफोर एस्केलेटिंग। कि एक एक चीज को बहुत मतलब कि अच्छे से समझना जरूरी होता है। बस जंप कर करके हम लोगों ने कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया, ये नहीं, ठीक है। अब ऐसा एक प्रिपरेशन टाइमलाइन भी रखा है 12 टू 15 मंथ्स। ये शायद सब्जेक्टिव भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए ये मतलब कि ना भी हो सकता है, बट ये एक जनरल सेंस में रखा गया है। दैट मीन्स दैट आई एम नॉट टेलिंग दैट ये ही है कि 12 टू 15 मंथ्स के अंदर ही आपको खत्म करना होता है। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये एक रखा गया है एक जनरलाइज्ड वे में। शायद हम लोग ऐसे ही टारगेट करेंगे तो इसके अंदर खत्म होगा। अब जिसका ज्यादा लगे तो ज्यादा लगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे कोड फेस लिखा हुआ है 6 मंथ्स, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, रमेश सिंह, बिपन चंद्र ऑप्शनल। अब बहुत सारे लोगों को मैं पहचानता हूं कि 4.5 से 5 महीना सिर्फ वो लोग ऑप्शनल ही पढ़ते हैं। तो वो लोग तो कह ही सकते हैं ना कि सर ऑप्शनल प्लस दूसरी चीजों को पढ़ना मुश्किल नहीं है, तो टाइम ज्यादा लग रहा है। ये 12 से 15 महीना से टाइम ठीक नहीं है, 2 से 2.5 साल लगता है। यस, तो उनके लिए ये सही है, बट फिर भी ये एक मैप है। अगर हम इसको फॉलो करें, 3 महीना फॉलो करेंगे तो 4 महीना 5 महीने में जाके हम लोग अटक जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग सोचेंगे कि ये चीज हम लोग 6 महीने में खत्म करेंगे तो 9 महीने में खत्म होगा। अगर हम लोग 3 महीना सोच के रखेंगे तो जाके 4 या 5 महीने में खत्म होगा, ठीक है। ये भी एक आप लोगों के लिए प्रिपरेशन टाइमलाइन है कि फाउंडेशन फेज 3 मंथ में क्या एनसीईआरटी खत्म करना मुमकिन है, सिखाया जाएगा। कोर फेज कितना महीना लगेगा, कोर फेज में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, सिखाया जाएगा। प्रैक्टिस फेज 3 मंथ्स आंसर राइटिंग के लिए क्या काफी होता है, और रिवीजन फेज में हम लोग क्या क्या करें, ठीक है। ट्रीट यूपीएससी एज अ 12 टू 15 मंथ डिसिप्लिन जर्नी। हाँ डिसिप्लिन तो जरूरी है ही, बट अगर किसी का उस टाइम में नहीं हो रहा है तो भी हम लोग कैसे पूरे सिलेबस को खत्म कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को सिखाया जाएगा, ठीक है।
कुछ गलती बच्चे करते हैं, वो है कि इनकंसिस्टेंसी, सबसे बड़ी गलती, कि एक दिन में 7-8 घंटे पढ़ लिया और दूसरा दिन, तीसरा दिन चला गया, पढ़ने ही नहीं बैठा। कंपेयरिंग विद अदर्स, उसका तो बहुत सारा चैप्टर खत्म हो गया, मेरा तो अभी भी एक भी नहीं हुआ। इग्नोरिंग आंसर राइटिंग, हाँ मैंने जान लिया बट लिखा नहीं, किसी से इवैल्यूएट नहीं करवाया। कलेक्टिंग टू मेनी बुक्स, मोबाइल में या फिर घर पे बुक्स का कोई कमी नहीं है, बट एक भी नहीं पढ़ा। यूपीएससी में सबसे ज्यादा जरूरी है एक बुक को तुम 10 बार पढ़ो। तुम लोग को यह पता है, बट फिर भी तुम एक ही गलती बार बार दोहराते हो। स्टडिंग विदाउट सिलेबस अवेयरनेस, सिलेबस को ना देखे हुए अगर कोई प्रिपरेशन शुरू कर रहा है तो वो सबसे बड़ा गलती कर रहा है अपने जीवन का। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो करेंगे वो है डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन, ठीक है, क्योंकि सिलेबस को अगर हम लोगों ने डिटेल में ना समझा तो काहे का यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे स्ट्रक्चर को समझ के। जैसे हम लोगों का पूरा मेथोडोलॉजी खत्म हो जाएगा कि कैसे शुरू करना है, वैसे ही हम लोग पढ़ने बैठ जाएंगे, ठीक है। लास्ट, यहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज का गाइडेंस मिलेगा। और मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि जो सब चीज सारी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, गूगल वगैरह में अवेलेबल है, उन सब से हट के क्या नहीं है, किस लिए एस्पिरेंट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या कॉमन गलती है, करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा गलतियां वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी में क्या क्या गलती कर रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में क्या क्या गलती कर रहे हैं, वो सब पकड़ना, वो सब ठीक करना, रेक्टिफाई करना, यही हम लोग का काम है। उसके साथ आप लोगों को ओवरऑल गाइडेंस तो मिलेगा ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सोशियोलॉजिकल सनी के साथ जुड़े रहिए। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।